गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 284 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। इससे पहला वाला 283वां टेस्ट था। ठीक है, इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 284 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। महासागरीय धाराएं व लहरें ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है, जबकि जो ज्वार भाटा है वो क्षैतिज गति से संबंधित है। देखिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। महासागरीय जल में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दो प्रकार की गतियाँ, मतलब दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। जो महासागरीय धाराएं और लहरें हैं वो क्षैतिज गति से संबंधित है, और जो ज्वार भाटा है वो ऊर्ध्वाधर गति से। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, तो 2 को हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है, जबकि ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जो है जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। और धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है। ठीक है, तरंगों में जल जो है वो गति नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण महासागरीय जल में उत्पन्न होने वाली गति को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण महासागरीय जल में उत्पन्न होने वाली गति को तरंग नहीं कहते, उर्मिकाएं नहीं कहते, ज्वार भाटा नहीं कहते, इसको बोलते हैं महोर्मी, सर्ग। तो देखिए जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण, ठीक है, वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन, इनके कारण समुद्रीय जल की गति को सर्ग कहते हैं, मतलब महोर्मी कहते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। और महोर्मी जो है वो ज्वार भाटाओं की सतह, ज्वार भाटाओं की तरह जो है वो निर्मित नहीं होती है। ठीक है, यह सर्ग ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। समुद्री जल में उठने वाले ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति किन बलों के कारण होती है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल या अपकेंद्रीय बल? बताइए। समुद्री जल में उठने वाले ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति किन बलों के कारण होती है? देखिए अपकेंद्रीय बल के कारण भी होती है, ज्वार भाटा आते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। कोरियोलिस बल का ज्वार भाटा के आने से कोई संबंध नहीं है, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। अपना आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो समुद्र तल में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति में दूसरा महत्वपूर्ण कारक है अपकेंद्रीय बल, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर 2 महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति का कोरियोलिस बल से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई यहाँ होती है 15 से 16 मीटर तक। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन, मतलब लगभग 24 घंटे के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी एक ज्वार 6 घंटे के भीतर अवश्य आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। समुद्री सतहों पर बृहद ज्वार आने का कारण है? समुद्री सतहों पर बृहद ज्वार आने का क्या कारण है? सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों का एक ही दिशा में होना। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है,
जिसको बृहद ज्वार कहा जाता है, ऐसा महीने में 2 बार होता है। ठीक है, पहला पूर्णिमा के समय, दूसरा अमावस्या के समय। सामान्यतः देखिए बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 7 दिनों का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ज्वार भाटा नौ संचालन की गतियों में मददगार होते हैं। ज्वार भाटा तलछटों की गाद निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, ज्वार भाटे का उपयोग विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। डी है इसका आंसर। तो देखिए, पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है और नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह की अधिकतम महत्व है। ज्वारीय प्रवाह का अधिकतम महत्व है और ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले बंदरगाह पर ज्वारान्मुख के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर छिछली रोधिकाएँ होती हैं जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों को बंदरगाह में प्रवेश करने से रोकती है। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तथा ज्वारान्मुख से प्रदूषित जल को जो है वो बाहर निकालने में मदद करते हैं और ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है। कहाँ कहाँ ज्वार से विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है? कनाडा में, फ्रांस में, रूस में और चीन में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। महासागरीय जलधाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? निम्न व मध्यम अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। निम्न व मध्यम अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। कोई इनकरेक्ट है क्या? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठंडी जलधाराएं ठंडे जल को गर्म जल में क्षेत्रों में लाती हैं। ठीक है, ठंडी जलधाराएं ठंडे जल को गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। और एक चीज़ ब्रैकेट में देखिए, ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, ये हमारी सुंदर सी पृथ्वी है, बीच से एक रेखा 0 डिग्री, इक्वेटर बोलते हैं इसको। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। आगे देख लीजिए, थोड़ी एक्सप्रेशन हो रहा है। जो गर्म जलधाराएं हैं वो ठंडे जल को गर्म जल को ठंडे क्षेत्रों में पहुंचाती हैं और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं और दोनों गोलार्धों में निम्न अक्षांशीय मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के बीच में। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी वार्म करंट है, मतलब गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, कनेरी, वेगुएला, फॉकलैंड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कर रहे हैं। गर्म जलधारा, देखिए कनेरी कोल्ड करंट है, वेगुएला कोल्ड करंट है, फॉकलैंड कोल्ड करंट है। ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर केवल एक इसका आंसर हो जाएगा गर्म है। तो ऊपर दिए गए विकल्पों में केवल गल्फ स्ट्रीम ही गर्म जलधारा है, जबकि कनेरी हो गई, वेगुएला, फॉकलैंड, ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? प्रशांत महासागर के सामने हम्बोल्ट धारा लिखी है। देखिए, हम्बोल्ट धारा को पेरू जलधारा भी कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलिए, तो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट हो गया पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। आगे देखते हैं। फॉकलैंड धारा के सामने लिखा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक में? दक्षिणी अटलांटिक में ही है। सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में हम्बोल्ट धारा बहती है जो एक कोल्ड करंट है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम बहती है जो एक वार्म करंट है। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड धारा बहती है
जो एक कोल्ड करंट है, और इंडियन ओशियन में यानी हिंद महासागर में दक्षिणी विषुवतीय धारा बहती है, जो एक वार्म करंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन कारण वाला स्टेटमेंट आ गया, सही होगा। दोनों सही होंगे, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे होंगे तो आंसर ए होगा। दोनों सही होंगे, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे होंगे तो आंसर बी होगा। इन दोनों में से कोई सही गलत होगा तो उत्तर सी या डी में से दिया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। कथन क्या है? जिन क्षेत्रों में ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं। कारण क्या है इसका? गर्म व ठंडी जलधाराओं के मिलने वाले क्षेत्र का तापमान मछलियों के प्रजनन के लिए उपयुक्त होता है। करेक्ट है दोनों? स्टेटमेंट भी कर रहा है? नहीं, देखिए पहला वाला करेक्ट है जबकि दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? गर्म व ठंडी जलधाराओं के मिलने वाले क्षेत्र का तापमान जो है, जो प्लैंकटन होते हैं ना, प्लैंकटन, उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, उनको ये खाने के लिए यहाँ पर आती हैं। ठीक है, जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप है ना, बहुत सारा जो मछलियाँ, बहुत सारे प्लैंकटन होते हैं वहाँ पर पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधाराएँ जो है वहाँ पर मिलती हैं, फिर मछलियाँ आती हैं उनको खाने के लिए। चलिए फिलहाल दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है, तो इसका आंसर कथन सही है और कारण गलत है, सी होगा। देखिए समुद्री क्षेत्रों में जहाँ गर्म में ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है प्लैंकटन मतलब एक प्रकार की समुद्री घास की बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है, फेवरेट फूड है वो। ठीक है, संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। यूपीएससी क्वेश्चन कर चुकी है 14 या 15 में। ठीक है, कि दुनिया के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ गर्म और ठंडी वायु धाराएँ मिलती हैं, जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएँ मिलती हैं, तो जल धाराओं वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो पता चला ना, प्लैंकटन के लिए वो जो है अनुकूलित हो जाता है, उसको खाने के लिए मछलियाँ आती हैं, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप। तो ये 10 प्रश्न थे ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।